अब मैं एक बच्ची को यही तालाब के किनारे छोड़ देती हूँ और दूसरी को कहीं दूर, ताकि ये दोनों कभी भी एक दूसरे से मिल ना सके, और भाभी को तो ये दोनों कभी भी नहीं मिले। अच्छा, तो एक मामूली सी लड़की होकर तुमने एक राजकुमारी पर हाथ उठाया। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हर्ष करती हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद करके रखूंगी और तुम्हें भी जान से मार दूंगी। बस रवि के हाँ कहने का इंतजार कर रही हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ज्ञानी बाबा? मैं यहाँ राजकुमारी और ये कहाँ एक मछुआरे की बेटी? हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। झोपड़े के अंदर माधुरी बेहोश पड़ी थी और उसके सामने उसकी दो नन्ही बच्चियां धीमी आवाज में रो रही थी। पास ही गौरी खड़ी होकर जोर जोर से हंस रही थी। चलो, अब वक्त आ गया। मैं वही करूंगी जो भाभी ने मेरे साथ किया था। भाभी की वजह से मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो गई। फिर मैं इन दोनों बच्चियों को यहाँ कैसे रहने दूं? मैं इन्हें एक दूसरे से दूर करके ही रहूंगी, ताकि ये कभी भी एक दूसरे को ढूंढ न सके। गौरी हंसते हुए दोनों बच्चियों को अपनी बाहों में उठा लेती है और घने जंगल की तरफ निकल पड़ती है, और चलते चलते वो तालाब के किनारे पहुंचती है। अब मैं एक बच्ची को यही तालाब के किनारे छोड़ देती हूँ और दूसरी को कहीं दूर, ताकि ये दोनों कभी भी एक दूसरे से मिल न सके, और भाभी को तो ये दोनों कभी भी नहीं मिले। फिर गौरी एक बच्ची को तालाब के किनारे रख देती है और दूसरी बच्ची को झाड़ियों के पीछे छोड़ देती है। इसके बाद वो वापस अपने घर पर लौट आती है। तभी झोपड़ी में माधुरी को होश आता है। ये क्या गौरी? मेरी दोनों बच्चियां कहाँ हैं? मुझे दर्द के कारण चक्कर आ गया था, लेकिन मुझे इतना याद है कि मुझे 2 बेटियां हुई थी। मेरी दोनों बेटियां कहाँ हैं? भाभी, अब आपको आपकी बेटियां कभी भी नहीं मिलेगी। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो मैं कैसे आपकी खुशी को आपके पास रहने दूं? बोलिए भाभी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गौरी? भगवान के लिए ऐसा मत करो। बता दो मेरी दोनों बेटियां कहाँ हैं? आप कभी नहीं मिलेंगी। मैंने उन्हें आपसे बहुत दूर कर दिया है। आपकी वजह से मेरा तलाक हो गया। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। वो कहता था उसे आपकी जैसी सुंदर पत्नी चाहिए। आपने मेरा घर तोड़ा है, तो आप खुश कैसे रह सकती हो भाभी? गौरी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने तुम्हारा घर कभी नहीं तोड़ा। भगवान के लिए मेरी दोनों मासूम बच्चियां मुझे लौटा दो। वो दोनों बहुत छोटी है। बता दो वे दोनों कहाँ पर है? लेकिन गौरी वहां से चली जाती है। हे भगवान, मेरी दोनों मासूम बेटियां कहाँ होंगी? मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। माधुरी पागलों की तरह घर से निकल पड़ती है। उधर तालाब के किनारे मछुआरा मदन आता है और देखता है कि एक मासूम बच्ची जोर जोर से रो रही है। अरे, ये क्या? मैं तो मछलियां पकड़ने आया था और यहाँ तो एक मासूम बच्ची रो रही है। ये तो बेटी है। किस पत्थर दिल माँ बाप ने इसे यहाँ छोड़ दिया? मेरे तो बेटे हैं, कोई बेटी नहीं है। मैं इसे पाल लूंगा। मदन बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाता है। उधर झाड़ियों के पीछे दूसरी बच्ची रो रही होती है। उसी समय राजा शिकार के लिए वहां से गुजरते हैं। इतने घने जंगल में बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। मुझे देखना चाहिए। राजा झाड़ियों के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि बच्ची के शरीर पर चींटियां लगी हुई हैं। ये तो एक मासूम बच्ची है। किस निर्दयी माँ ने इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया? एक राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे नया जीवन दूं। आज से तुम मेरी बेटी बनकर रहोगी। राजा बच्ची को लेकर महल चले जाते हैं। इधर माधुरी अपनी दोनों बच्चियों को हर जगह पागलों की तरह ढूंढती रहती है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता। थक हार कर वो एक जगह पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी दोनों बच्चियां कहाँ चली गई? मैं सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। अब मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतने वर्षों बाद मैं माँ बनी थी और मेरी दोनों बच्चियां मुझसे दूर हो गई। माधुरी अपना सर पटकने लगती है
तभी वहां पर ज्ञानी बाबा आते हैं। पुत्री, ये क्या कर रही हो? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बाबा, इतने वर्षों बाद मुझे 2 बेटियां मिली थी, वो भी मुझसे बिछड़ गई। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। मुझे किसी भी कीमत पर मेरी बेटियां चाहिए। तुम्हारी बेटियां जीवित हैं और वो तुम्हें अवश्य मिलेंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें 20 वर्ष तपस्या करनी होगी। मैं अपनी बेटियों को पाने के लिए सब कुछ त्याग दूंगी। सांसारिक मोह माया छोड़कर मैं यहीं पर तपस्या करूंगी। यदि तुम सच्चे मन से तपस्या करोगी तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ज्ञानी बाबा वहां से चले जाते हैं। अब मैं इसी जंगल में झोपड़ी बनाकर 20 वर्षों तक अपनी बेटियों की प्रतीक्षा करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है वे जरूर लौटेंगी। माधुरी जंगल में झोपड़ी बनाकर तपस्या करने लगती है। समय बीतता जाता है और 19 वर्ष बीत जाते हैं। उधर राजमहल में पली बड़ी पूजा अब एक जिद्दी और घमंडी राजकुमारी बन चुकी थी। पिताजी, पिताजी, पिताजी अब कहाँ हो? तभी राजा भागते हुए आते हैं। क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पिताजी, मैंने सुबह ही कहा था कि मेरे कक्ष में गर्म पानी चाहिए, पर देखिए ना, दासी एक भी नहीं सुनती है। अभी तक मेरे कमरे में किसी ने गर्म पानी भी लाकर नहीं रखा है। अच्छा ठीक है, मैं आज ही उन सभी दासियों की खबर लेता हूँ। नहीं, खबर नहीं, आप मेरे कक्ष के जितने भी दासी हैं उन सभी को काम से निकाल दीजिए और मुझे नई दासियां चाहिए जो मेरी एक भी बात को टाल न सके। अच्छा ठीक है पुत्री, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही करूंगा। अब ठीक है, अब तो खुश हो? हाँ, और वैसे भी आप तो जानते हो ना कि मुझे रोज जंगल में शिकार करने जाना होता है, इसलिए मैं अभी जंगल की तरफ शिकार करने के लिए जा रही हूँ। पुत्री, अकेले जाओगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा पिताजी, मैं बस चलती हूँ और शाम होने से पहले लौट आऊंगी, ठीक है ना? पूजा महल से निकल पड़ती है। महाराज, ये 2 दिन प्रतिदिन और जिद्दी होती जा रही है। आपने इसे गोद लिया है, लेकिन ये खुद को असली राजकुमारी समझने लगी है। कोई बात नहीं मंत्री जी, मेरा एक राजकुमार है जो अधिकतर पड़ोस राज्य के काम में बाहर रहता है, इसीलिए यही एक है जिससे मेरा मन लगा रहता है और इसकी सारी फरमाइशें पूरी करने में मुझे अच्छा लगता है। सच में महाराज, आप बहुत ही नेक दिल हैं। आप इस लड़की को सच में अपनी बेटी मानकर इसके हर नखरे उठा रहे हैं। क्यों नहीं, आखिर है तो मेरी पुत्री, इसीलिए इसके नखरे उठाऊंगा ही। वहीं दूसरी तरफ मछुआरे मदन के घर में पली हुई राधा बहुत कठिनाइयों में अपना जीवन बिता रही होती है। हे भगवान, ये तुम क्या कर रही हो? राधा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर का जो भी काम है वो तुम्हें अकेले ही करना है, फिर भी अभी तक सारा काम क्यों नहीं हुआ? बोलो। हाँ माँ, घर का सारा काम हो गया है, बस तालाब से पानी लाना बचा है। मैं बस अभी जाकर पानी ले आती हूँ। हाँ, और ध्यान से जाना, तुम्हारे पिता मछली पकड़ने के लिए गए हैं, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। उसके बाद तुम्हें सारी मछलियाँ मुखिया जी और जमींदार के घर पर लेकर भी जाना है, ठीक है ना? हाँ माँ, मुझे सब याद है, मैं सारा काम कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, पहले मैं पानी लेकर आती हूँ। राधा घर से मटके लेकर निकल पड़ती है और तालाब के किनारे पानी भरने लगती है। तभी वहां पर राजकुमारी पूजा आ जाती है। अरे, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, तालाब के किनारे एक लड़की पानी भर रही है, उसी से पानी मंगवा लेती हूँ। यही ठीक रहेगा। पूजा तालाब के पास जाती है। ए लड़की, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से मुझे पानी पिला दो अपने घर से। मैं तुम्हें अपने मटके से क्यों पानी पिलाऊं? तुम खुद पानी पी सकती हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक राजकुमारी की आज्ञा का उल्लंघन करती हो? तुम राजकुमारी होगी अपनी महल की, यहाँ नहीं। यहाँ सबको अपना काम खुद करना पड़ता है। अगर प्यास लगी है तो झुककर तालाब से पानी पी सकती हो। नहीं, मैं राजकुमारी हूँ, झुककर पानी नहीं पी सकती हूँ।
मुझे हमेशा मेरे सामने पानी मिला है, इसलिए तुम्हें मुझे पानी पिलाना ही होगा। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगी। राजकुमारी होगी तुम अपने घर में, राजकुमारी हो तो अपनी दासी और सैनिकों से कहो। राधा पानी लेकर जाने लगती है। तभी पूजा तीर धनुष उठाकर राधा का मटका तोड़ देती है। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा मटका क्यों तोड़ा? तुमने राजकुमारी को पानी पिलाने से मना किया, इसलिए ऐसा किया। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें अपने तीर धनुष पर बहुत घमंड है ना? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। राधा पूजा से तीर धनुष छीनकर घने जंगल में फेंक देती है। आइंदा मेरे मटके फोड़ने की कोशिश मत करना। अभी तो तीर धनुष फेंका है, अगली बार तोड़कर तालाब में फेंक दूंगी, समझी तुम? राधा वहां से चली जाती है। पूजा गुस्से से आग बबूली हो जाती है। एक मामूली लड़की होकर मेरे साथ इतनी बदतमीजी, मैं इसका बदला जरूर से लूंगी। पूजा राजमहल लौट जाती है। क्या हुआ पुत्री, आज तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? पिताजी, एक मामूली लड़की ने मुझे पानी पिलाने से मना कर दिया, और जब मैंने उसका मटका तोड़ा तो उसने मेरे सारे तीर और धनुष जंगल में फेंक दिए। आप उसे फांसी दे दो। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? पानी पिलाना उसकी मर्जी थी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसने एक राजकुमारी का अपमान किया है, आपको उससे बदला लेना ही होगा पिताजी। वो हमारी प्रजा है और हमारा फर्ज उसकी रक्षा करना है, हत्या नहीं। और तुम भी छोटी बातों पर गुस्सा मत किया करो। राजा वहां से चले जाते हैं। पिताजी कुछ नहीं करेंगे, मैं ही उससे बदला लूंगी। वहीं दूसरी तरफ राधा बिना पानी लिए घर पर पहुंच जाती है। ये क्या, तुम बिना पानी के घर पर आ गई? माँ, मुझे माफ कर दो, रास्ते में मटका टूट गया। तुम हर वक्त मटका तोड़ देती हो, तुम्हें पता है मटका कितना महंगा आता है? तभी मदन घर पर आ जाता है। अरे, तुम हर वक्त मेरी बेटी को डांटती रहती हो। मेरी बेटी अगर मटका तोड़ती है तो कौन सी बड़ी बात है? देखो जी, अब ये बड़ी हो रही है तो अपना लाड प्यार थोड़ा इस पर कम ही रखो तो ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, ये लो बेटी, मैंने सारी मछलियां निकाल दी हैं। अब इसे ले जाकर तुम जमींदार और मुखिया के घर दे दो। तुम्हारी माँ को तो बोलने की आदत है, अब जाओ। तभी राधा मुस्कुराते हुए वो सारी मछलियां लेकर घर से निकल पड़ती है। देखिए जी, आप उसे बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा रहे हो। उसे थोड़ा सा डांट झपट भी किया करो ताकि आइंदा फिर से ऐसी बदमाशी ना करे। अरे भाग्यवान, बच्ची बड़ी होगी तो खुद ही सीख जाएगी। अब जल्दी जाओ, मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, लेकर आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ राधा जैसे ही घने जंगलों में जा रही होती है कि तभी रवि आ जाता है। राधा, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा इंतजार तालाब के किनारे कर रहा था, तुम आई क्यों नहीं? अरे हाँ, मैं भी तुमसे मिलने के लिए इंतजार ही कर रही थी, पर क्या करती, उससे पहले राजकुमारी ने आकर मेरा मटका फोड़ दिया, जिस वजह से मुझे ना चाहकर भी वापस जाना पड़ा। वैसे तुम अभी कहाँ जा रही हो? मैं मछलियाँ जमींदार और मुखिया जी के घर पर देने जा रही हूँ, मैं देकर आ जाऊंगी। ठीक है, तो मछलियाँ देकर आ जाना तालाब के किनारे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राधा वो सारी मछलियां जाकर मुखिया और जमींदार के यहाँ पर दे देती है और फिर रवि से मिलने तालाब के किनारे पर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राधा रवि के साथ तालाब के किनारे बैठी रहती है। तभी पूजा की नजर उन दोनों पर पड़ती है। अरे, ये कितना सुंदर लड़का है और ये इस गरीब लड़की से प्रेम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे इस लड़के को पाना है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। मुझे ऐसे ही लड़कों की तलाश थी। अभी इसी वक्त जाकर मैं उससे अपना प्रेम का इजहार कर देती हूँ। राजकुमारी पूजा जाकर रवि के सामने खड़ी हो जाती है। राजकुमारी, आप यहाँ? देखो, मैं तुमसे
देखते ही देखते प्रेम करने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। ये क्या बदतमीजी है? ये मेरा प्रेमी है और ये मुझे प्रेम करता है। भला ये तुमसे प्रेम क्यों करेगा? और तुम इस तरह मेरे प्रेमी के सामने ये बात नहीं कह सकती हो। सोच लो, ये एक मामूली सी गरीब लड़की है और मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो राज करोगे। अरे ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। स्वयं राजकुमारी आकर मुझसे प्रेम का इजहार कर रही हैं, तो मुझे राजकुमारी को हाँ कर देना चाहिए। लेकिन मैं राधा को भी कभी नहीं छोड़ सकता। इससे तो मैं भी 2 सालों से प्रेम कर रहा हूँ। अब क्या करूँ? मैं भी बुरी तरह फंस गया। लेकिन इतना सुनहरा मौका हाथ से भी जाने कैसे दूं? रवि, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। रवि वहां से चला जाता है। तभी पूजा जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, देखा, ये भी मुझसे शादी करना चाहता है क्योंकि मैं एक राजकुमारी हूँ। तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया था, है ना? अब देखो, उसके बदले में मैं क्या करती हूँ। तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगी और मैं इसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगी। देखो, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इसलिए तुम हमारे बीच में मत आओ, हमारे रास्ते से हट जाओ। नहीं, मेरी भी बचपन से आदत है। जो चीज मैं एक बार सोच लेती हूँ उसे हासिल करके ही रहती हूँ। और इसकी सुंदरता देखते ही मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आ गया था और उसे किसी भी कीमत पर मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो अचानक से एक थप्पड़ पूजा के गाल पर मार देती है। मेरे प्यार के रास्ते से हट जाओ, वरना अगला थप्पड़ तुम्हारे दूसरे गाल पर होगा। अच्छा, तो एक मामूली सी लड़की होकर तुमने एक राजकुमारी पर हाथ उठाया। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हर्ष करती हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद करके रखूंगी और तुम्हें भी जान से मार दूंगी। बस रवि के हाँ कहने का इंतजार कर रही हूँ। पूजा गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीत जाता है। रवि रास्ते से जा ही रहा होता है, तभी पूजा आ जाती है। देखो रवि, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? हाँ, क्यों नहीं। मैं भला एक राजकुमारी को कैसे मना कर सकता हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ दिनों का वक्त दे रही हूँ। उसके बाद राजमहल आ जाना, फिर हम दोनों वहीं पर धूमधाम से शादी कर लेंगे। ठीक है राजकुमारी पूजा, मैं अभी थोड़े दूसरे काम से जा रहा हूँ। बाद में आपसे मिलता हूँ। तभी दूर खड़ी राधा ये सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो इसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और रवि भी एक राजकुमारी को देखकर मेरे इतने दिनों का प्यार भूल गया। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं राजकुमारी से बदला लेकर आऊंगी। उसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और खुद को इतना घमंडी समझ रही है। फिर रवि वहां से चला जाता है। तभी राधा गुस्से में पूजा के पास आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार को छीनने की? देखो, अब तो तुम मेरे रास्ते से हट ही जाओ, क्योंकि मैं बस रवि के हाँ कहने का इंतजार कर रही थी। अब रवि ने हाँ कर दिया तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। तुम मेरा प्यार इतनी आसानी से नहीं छीन सकती हो। मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगी। दोनों आपस में लड़ पड़ती हैं। इतने में ही पूजा कमर से खंजर निकालती है और राधा पर वार करने ही वाली होती है। तभी वहां पर तेज रोशनी फैलती है और ज्ञानी बाबा प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानी बाबा, आप यहाँ से चले जाइए। ये मेरी दुश्मन है। ये मेरे प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। नहीं, यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तुम दोनों का खून का रिश्ता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ज्ञानी बाबा? मैं यहाँ राजकुमारी और ये कहाँ एक मछुआरे की बेटी? हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। नहीं, तुम दोनों सगी बहनें हो। बचपन में बिछड़ गई थी। नहीं, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ
और मैं किसी गरीब की बेटी? हाँ, कभी भी नहीं हो सकती हूँ। आपको कोई जरूर से गलतफहमी हुई होगी ज्ञानी बाबा। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम्हारी माँ पिछले 20 वर्षों से घने जंगल में तपस्या कर रही हैं, सिर्फ तुम दोनों की सलामती के लिए। और यहाँ तुम दोनों एक लड़के की वजह से एक दूसरे की जान की दुश्मन बन पड़ी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी खुदगर्ज इंसान मेरी बहन तो कभी भी नहीं हो सकती। अगर तुम दोनों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हारी माँ का हाल दिखाता हूँ, तब तुम्हें खुद ही यकीन हो जाएगा। फिर पूजा और राधा दोनों ज्ञानी बाबा के पीछे पीछे चल पड़ती हैं। कुछ ही देर में ज्ञानी बाबा एक कुटिया के अंदर पहुंचते हैं, जहां एक बूढ़ी औरत आंखें बंद किए तपस्या में लीन होती है। ये कौन है? साधु बाबा जो इतनी ज्यादा कठिन तपस्या कर रही है? ये कोई और नहीं बल्कि यही तुम्हारी माँ है। पर ये कैसे हो सकता है? आखिर मेरी माँ तपस्विनी कैसे हो सकती है? इतने में ही माधुरी की आंखें खुल जाती हैं। ज्ञानी बाबा आप, वो भी पूरे 20 वर्षों के बाद, और ये दोनों कौन है? पुत्री, तुमने पूरे 20 वर्षों की घोर तपस्या की है। तुमने सांसारिक मोह माया का त्याग किया, अपने पति को भी त्याग दिया, केवल अपनी बेटियों की याद में तप करती रही। देखो, ये रही तुम्हारी दोनों बेटियां जो अब बड़ी हो चुकी हैं। मेरी बेटियां मुझे मिल गई। मेरी बेटियां मुझे मिल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बेटियां मुझे वापस मिल गई। ये कहते हुए माधुरी हक्का बक्का होकर पूजा और राधा को गले लगा लेती हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। क्या हो गया बेटियों? तुम दोनों मुझे देखकर खुश नहीं हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरी माँ हैं। रुको, अभी मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। ज्ञानी बाबा एक कटोरी में पानी लेते हैं और उसमें मंत्र पढ़ते हैं। तभी पानी में दृश्य उभरता है कि कैसे गौरी ने एक बच्ची को झाड़ियों में पीछे छोड़ा था और दूसरी को तालाब के किनारे, जहां एक को मदन और दूसरी को राजा उठाकर ले गए थे। दृश्य देखते ही माधुरी, पूजा और राधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे अब यकीन हो गया है, यही मेरी माँ है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। हाँ माँ, मुझे भी यकीन हो गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे लिए आपने इतना घोर तप किया। दोनों बहनें दौड़कर माधुरी को गले लगा लेती हैं। अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई बेटी। अब तुम अपने गांव और पति के पास लौट सकती हो। तेज रोशनी फैलती है और ज्ञानी बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मेरी दोनों बेटियां मुझे मिल गई। अब मुझे महाराज के पास जाकर ये सत्य उन्हें बताना ही होगा। हाँ माँ, चलिए। फिर तीनों राजमहल पहुंचते हैं। अरे पूजा बेटी, क्या हुआ? तुम वहां क्या कर रही हो? पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतने दिनों तक पता नहीं था कि मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ। फिर भी मैं हर वक्त आपसे जिद करती रही। तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम तो मेरी ही बेटी हो। नहीं महाराज, ये मेरी बेटी है। मेरी बेटी जो 18 वर्ष पहले मुझसे बिछड़ गई थी। तुम कैसी माँ हो? अपनी बच्ची को झाड़ियों के पीछे छोड़ आई। महाराज, मैंने नहीं छोड़ा था। मेरी ननद ने मेरी दोनों बच्चियों को मुझसे अलग कर दिया था। 20 वर्षों की तपस्या के बाद मुझे मेरी बेटियां मिली है। आज मैं आपकी आज्ञा लेकर अपनी बेटी को यहाँ से वापस लेकर जाना चाहती हूँ। पिताजी, मैं भी अपनी माँ के साथ जाना चाहती हूँ। ये मेरे लिए खुशी की भी बात है और गम की भी। खुशी इसीलिए कि मेरी बेटी को उसकी माँ मिल गई, और गम इसीलिए कि मैंने तुम्हारे साथ इतना समय बिताया। तुम्हारी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी बेटी।
मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है, जाओ, अपना ध्यान रखना। माधुरी अपनी दोनों बेटियों को लेकर राजमहल से निकल पड़ती है। तभी सामने रवि आ जाता है। ये क्या, पूजा और राधा, तुम दोनों साथ कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम हमारे लिए कोई नहीं हो। हाँ, क्योंकि अब हम दोनों बहनें हैं, न कि ये राजकुमारी, न ही मैं मछुआरे की बेटी। हमारी माँ यही है, माधुरी। बेटी, ये कौन है? माँ, ये वही रवि है जो 2 वर्षों तक मुझसे प्रेम करता रहा, लेकिन जैसे ही पूजा ने राजकुमारी होकर अपने प्रेम का इजहार किया, ये मुझे छोड़कर पूजा से शादी करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, मुझे माफ कर दो राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। ना मैं तुमसे शादी करूंगी और न ही मेरी बहन। तुम यहाँ से चले जाओ और आइंदा कभी भी हमारी जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। रवि रोते हुए वहां से चला जाता है। मेरी दोनों बच्चियां कितनी ज्यादा समझदार हो गई हैं। चलो राधा, तुम्हारे पिताजी कितने ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। तीनों मदन के पास पहुंचते हैं। अरे राधा बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? मैं बहुत परेशान था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी असली माँ मिल गई है, इसलिए मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? हाँ भाई साहब, ये मेरी बेटी है। मेरी ननद ने इसे तालाब के किनारे छोड़ दिया था। आज ज्ञानी बाबा की कृपा से मुझे मेरी दोनों बेटियां मिल गई हैं। मुझे मेरी बेटी के साथ जाने दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन राधा, तुम्हारी याद मुझे बहुत आएगी। पिताजी, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी, लेकिन मैं अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। ठीक है बेटी, जहाँ भी रहो बस खुश रहना। माधुरी अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर वहां से निकल पड़ती है। कुछ समय के बाद वे अपने घर पर पहुंचती है। माधुरी अपने पति माधव को सारी सच्चाई बता देती है। ये सब सुनते ही माधव आग बबूला हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ और मेरी बच्चियों के साथ ऐसा करने की, गौरी? मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने जो कुछ भी किया वो गुस्से और जलन में किया था। मुझे माफ कर दीजिए। निकल जाओ मेरे घर से। इतने दिनों तक मैं सोचता रहा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं? ये सोच सोच कर मैं तड़पता रहा, रोता रहा, लेकिन तुमने कभी मेरी पत्नी और बच्चों के बारे में सच नहीं बताया। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। माधव अपनी बहन गौरी को घर से निकाल देता है। इसके बाद माधुरी और माधव अपनी दोनों बेटियों के साथ सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगते हैं।